आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब देते हुए शाहबानो केस का जिक्र किया और शाहबानो केस के जरिए पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस के एक लीडर ने कहा था कि मुसलमानों की तरक्की की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है और वो गटर में रहकर जीना चाहते हैं तो रहें। हालांकि पीएम ने अपने बयान में उस कांग्रेसी लीडर का नाम नहीं लिया। ऐवान में पीएम के बयान के बाद आरिफ मोहम्मद खान ने इस बयान पर रद्द अमल जाहिर किया। आरिफ मोहम्मद खान राजीव गांधी के वक्त मरकजी वजीर थे। सवाल यह उठता है कि क्या शाहबानो केस को छेड़कर मौजूदा सरकार मुसलमानों का विश्वास जीतना चाह रही है? क्या शाहबानो केस के जरिए बीजेपी कांग्रेस के मुस्लिम मुखालिफ चेहरे को दुनिया के सामने लाना चाहती है? क्या सरकार शाहबानो केस के बहाने 3 तलाक मामले पर सियासत करना चाह रही है? और सवाल यह भी उठता है कि आखिर मुसलमानों का सच्चा हमदर्द कौन है? आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस को कई बार अच्छे अवसर मिले, लेकिन पता नहीं क्यों इतना ऊंचे हैं कि कुछ चीजें वो दिखती नहीं, छूट जाती हैं। लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शाहबानो केस का जिक्र करके कांग्रेस पर निशाना साधा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस के एक लीडर ने कहा था कि मुसलमानों की तरक्की की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है और वो गटर में रहना चाहते हैं तो रहें। हालांकि पीएम ने अपने बयान में उस कांग्रेसी लीडर का नाम नहीं लिया। कांग्रेस को कई बार अच्छे अवसर मिले, लेकिन पता नहीं क्यों इतना ऊंचे हैं कि कुछ चीजें वो दिखती नहीं, छूट जाती हैं। 50 के दायके में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही थी। कांग्रेस के पास अवसर था, लेकिन कांग्रेस उसको मिस कर गई और हिंदू कोड बोल करके उन्होंने अपनी गाड़ी चला दी। उसके 35 साल बाद कांग्रेस को दूसरा अवसर मिला, शाहबानो का। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मदद की थी और देश में जेंडर इक्वलिटी के लिए एक अच्छा सा वातावरण की संभावना बनी थी, लेकिन उस ऊंचाई ने नीचे की चीजें देखने से मना कर दिया और वो मिस कर गया। आज 35 साल के बाद फिर से एक बार कांग्रेस के पास मौका आया है। हम बिल लेकर के आए हैं इस देश के नारी के गौरव को। ऐवान में पीएम के बयान के बाद साबिक मरकजी वजीर आरिफ मोहम्मद खान ने रद्द अमल जाहिर किया। आरिफ मोहम्मद खान ने अपने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि एक मुलाकात के दौरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म नरसिम्हा राव ने कहा था कि अगर मुसलमान गटर में रहना चाहते हैं तो इन्हें गटर में रहने दो, जबकि पीएम के बयान पर अपोजिशन का मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। नरसिम्हा राव जी ने मुझसे कहा कि भाई तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो? शाहबानो ने भी अपना स्टेंस बदल लिया। वो गलत सही कह रहे थे, गलत नहीं कह रहे थे। जब मौलवियों ने दबाव डाला शाहबानो के ऊपर तो उसने अपना बयान बदल दिया था, कहा मुझे ये सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया ये नहीं चाहिए, तो उसने भी अपना बयान बदल दिया। तुम्हें क्या परेशानी? और हम कोई सोशल रिफॉर्मर थोड़ी है मुसलमानों के। अगर वो गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो। तो मैंने कहा साहब, मैं फेमिनिस्ट के तौर पे मेरी कोई रेपुटेशन नहीं है कि मैंने महिला अधिकारों की बड़ी लड़ाई लड़ी हो। मेरे सामने पर्सनल इंटेग्रिटी का सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री को शाहबानो याद है, तबरेज़ अंसारी याद नहीं आया, इखलाक याद नहीं आता उनको, पीलू खान याद नहीं आते उनको, अलीमुद्दीन अंसारी याद नहीं आते उनको। याद नहीं आता कि उन्हीं के मंत्री के लोगों ने अलीमुद्दीन अंसारी के खातिलों को फूल का हार पहनाया था। तो और अगर कोई ये गटर में रहने की बात कर रहा है तो भाई आप हमको रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? दीजिए ना, मुसलमानों को बैकवर्डनेस के नाम पर रिजर्वेशन दीजिए। चलिए निकालिए, हमको उठाइए ऊपर। और यकीनन नरसिम्हा राव रिस्पॉन्सिबल है बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन के लिए। वो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए भी उसको बचा नहीं पाए। अब एक और प्रधानमंत्री हमारे पास मिस्टर मोदी के रूप में है, वो अपनी आइडियोलॉजी पर काम करना चाहते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। सवाल ये उठता है कि क्या शाहबानो केस का जिक्र छेड़कर मौजूदा सरकार मुसलमानों का विश्वास जीतना चाह रही है? क्या शाहबानो केस के जरिए बीजेपी कांग्रेस के मुस्लिम मुखालिफ चेहरे को दुनिया के सामने लाना चाहती है? क्या सरकार शाहबानो केस के बहाने 3 तलाक मामले पर सियासत करना चाह रही है?
सवाल यह भी उठता है कि आखिर मुसलमानों का सच्चा हमदर्द कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जाहिर सी बात है, अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर मुसलमानों का सच्चा हमदर्द है कौन, क्योंकि कांग्रेस ने एक लंबे वक्त तक मुल्क पर सियासत की है और मुसलमानों का बड़ा वोट हासिल किया है कांग्रेस ने। लेकिन अब बीजेपी उसके ऊपर जिस तरह से इल्जाम लगा रही है कि कांग्रेस ने सिर्फ मुंह भराई मुसलमानों की है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह उठता है कि बीजेपी भी 5 साल मौजूदा वक्त की, अगर मौजूदा सरकार की हम बात करें तो 5 साल सरकार हुकूमत एक तरह से कर चुकी है और अभी फिर बीजेपी की सरकार है। ऐसे में क्या सिर्फ मुसलमानों को लेकर सिर्फ हवाई बातें होती रहेंगी या वाकई में मुसलमानों को लेकर एक्शन भी होगा, मुसलमानों के नाम पर अमल भी किया जाएगा? इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। प्राइम डिबेट में हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ नीतू दबास जी, लीडर हैं बीजेपी की, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। यासिर जिलानी साहब, मुस्लिम राष्ट्र मंच के तर्जुमान हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, चेयरमैन हैं इल्म हुनर तंजीम ऑर्गेनाइजेशन के, मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ताहिरा हसन साहिबा समाजी कारकुन है, वुमेन एक्टिविस्ट हैं, वो भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। सलमान निजामी साहब लीडर हैं कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और असद खान फलाही साहब मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हैं, दानिश्वर हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले असद खान फलाही साहब आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। जिस तरह के बयानात लगातार, जो दूसरी इनिंग है मोदी 2 अगर कहा जाए सरकार को, लगातार जिस तरह के बयानात मुसलमानों को लेकर आ रहे हैं, इन बयानों को किस तनाजुर में देखा जाए? क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस पर बीजेपी ने हमला किया है, पीएम मोदी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस मुंह भराई की सियासत करती है, क्या वही सियासत अब बीजेपी की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है? असद साहब। अबू हुरैरा साहब, अगर आप 2014 से लेकर 2019 तक के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी के अगर आप जितने भी बयानात लेके देखेंगे जो खासकर अकलियतों को लेके दिए गए हैं, वो शानदार थे, बहुत बेहतरीन थे। उन्होंने कितने बयानात दिए, मैं पहले एक एक करके वन बाय वन आना चाहूंगा कि पहला बयान उन्होंने क्या कहा कि आस्था के नाम पे हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कि आप किसी को गाय के नाम पर किसी की हत्या नहीं कर सकते। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही देख लीजिए किस तरीके से मारा गया तबरेज अंसारी साहब। यानी आपके जो बयानात हैं उनका जमीन पर असर क्यों नहीं दिख रहा? मुझे यह अफसोस होता है कि आप देश हिंदुस्तान के सबसे बड़े ओहदे पर, लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रधानमंत्री के ओहदे पर आप फायज हैं और उसके बाद भी अगर आपकी पार्टी के नेता और पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं सुन रहे हैं आपकी, तो आपके बयानात का बेमाने हो जाते हैं, फिर आपके बयान का कोई असर नहीं रह जाता। अब आइए दूसरे बयान की तरफ जो मैं कहा, उन्होंने क्या कहा कि मुझे मार लो चौराहे पे खड़े होके, लेकिन किसी दलित को ना मारो, किसी अकलियत को ना, लेकिन फिर भी देखिए मारे जा रहे हैं। फिर आइए आप दूसरे बयान पर कि इन्होंने क्या कहा कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो। उसके तनाजुर में भी अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि ऐसा लगे कि हां कुछ हो। अब देखिए पहले उन्होंने 1 जनवरी को जो इंटरव्यू दिया था, जरा आप उस पर देखें अबू हुरैरा भाई, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं सुनना चाहता कि पिछली सरकारों में क्या हुआ, मैं अपनी सरकार देखना चाहता हूं कि मेरी सरकार में किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, किसी के साथ ज्यादती ना हो, किसी के हुकूक की हक तलफी ना हो। लेकिन पिछले 2014 से लेकर 2019 तक में जब इंडिया स्पेंड ने अपना डेटा दिया था कि माइनॉरिटीज के ऊपर जो असॉल्ट हैं, जो अटैक्स हैं, वो बढ़ गए हैं, तब उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। आज अमेरिका ने भी उस रिपोर्ट को सपोर्ट कर दिया कि हां 2014 से 2019 के बीच में माइनॉरिटीज के ऊपर जो है हमले बढ़ गए हैं। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला बन गया माइनॉरिटी के साथ, वो उनकी जान माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत का बन गया है कि आपका देखिए, किसी भी, खासकर मैं एक पैसे मंजर में बात कर रहा हूं कि ठीक है मॉब लिंचिंग में सब तरह के लोगों की हत्या हुई है, वो किसी भी धर्म के थे, अलग अलग धर्मों के लोगों को मारा गया, मजहब के मानने वालों को मारा गया, लेकिन उसमें एक कसीर तादाद एक ऐसी थी जो कि माइनॉरिटी से, जो अकलियतों से आती थी। उनको किसी बच्चे चोरी के इल्जाम में, कभी चोरी के इल्जाम में, तो कभी गाय के इल्जाम में, कभी गोश्त के इल्जाम में,
इस तरीके से उनको मारा गया। तो मेरा यह कहना है कि आपकी बातें बहुत शानदार है, इसमें मैं अप्रिशिएट करता हूं। जब जब उन्होंने ऐसे बयान किए मैंने खैर मकदम किया, लेकिन उसके जमीनी हकीकत पे भी तो नजर आना चाहिए। बिल्कुल, जब मोदी जी, देखिए अगर मैं अभी चंद बातें और आपको बताऊं, अब आप आइए कि माशी, समाजी और तालीमी लिहाज से मुसलमान कितने पसमानदा हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सचर कमेटी रिपोर्ट, कुंडू रिपोर्ट और इसके अलावा रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, ये तमाम रिपोर्टें इसके लिए काफी हैं। मैं मुफ्ती ज़ियाई साहब के पास भी आना चाहूंगा। हुर्रारा भाई एक बार और ऐड कर दूं इसके अंदर, ये जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, ये सैयद शहाबुद्दीन साहब की किताब उठा के देखिए, मुस्लिम्स इन इंडिया, उन्होंने कई वॉल्यूम में लिखी है और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके का रिसर्च किया कि मुसलमानों के इस वक्त मौजूदा जमाने में क्या हालात है। बहुत पहले उन्होंने वर्क किया ये, और उसी वर्क के आधार पर सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट है, उसमें बहुत सारे आंकड़े जो लिए गए और रिसर्च जो ली गई, उसमें से मुस्लिम्स इन इंडिया जो सैयद शहाबुद्दीन साहब की किताब है, उससे वो लिए गए हैं, उससे अंश बहुत सारे। तो अब आप देखिए, इसमें देखिए दो चीजें, एक ये कहना कि मुसलमान ही जो गटर का लफ्ज इस्तेमाल किया वो तो पहली बात गलत है, किसी भी कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन एक सिर्फ मुसलमान ही नहीं है इस वक्त गटर के अंदर, और भी दूसरे वर्ग के लोग हैं, समुदाय हैं, तबके के लोग हैं, उनके भी हालात बहुत बदतर हैं, वो भी अभी तक मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ पाए, उनके साथ भी अभी बहुत सारे मसाइल हैं जिन मसाइल से वो जूझ रहे हैं, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो ट्राइबल एरियाज में हो, चाहे वो और दूसरे गांव और दूर दराज के इलाकों में हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, अबू हुरैरा साहब, उस वक्त मुसलमानों की जो लिटरेसी शरह खानदगी थी वो लेस देन 40% से भी बहुत कम थी। लेकिन आज अगर लिटरेसी रेट देखें मुसलमानों का तो 68.5 के अराउंड पहुंच गया, यानी ऑलमोस्ट टचिंग 70 के। तो ये जो लिटरेसी रेट बढ़ा है, और आज 2014 तक जितने भी मुसलमान पढ़कर आए हैं, चाहे वो यूपीएससी सर्विस में 3% ही रहे हों, फॉरेन सर्विस में 1.5% ही रहे हैं, सरकारी उसमें जो है 5% से भी कम, ये भी जो कुछ हुआ है ये किसके रिजीम में हुआ? जाहिर सी बात है, देखिए जब कोई सरकार काम करती है हुरैरा साहब, तो उसके अच्छे कामों का भी क्रेडिट, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अच्छे कामों पर भी नजर रहनी चाहिए, सिर्फ तनकीद नहीं होनी चाहिए, सिर्फ तनकीद नहीं होनी चाहिए। मैं मुफ्ती ज़ियाई साहब आपके पास आना चाहूंगा। ये एक नई बहस छिड़ गई है पीएम मोदी के बयान के बाद कि आखिर मुसलमानों का सगा कौन है और मुसलमानों को ठगा किसने है? मैं आपको बता दूं अबू हुरैरा साहब कि आज मुसलमान जिस हालत में ज़िंदगी बसर कर रहा है इस मुल्क में, वो आपके सामने ढका छुपा नहीं है, किसी के सामने ढका छुपा नहीं है। हमारी हालत क्या है वो हमारी कई कमीशन की रिपोर्टों ने हमारी हैसियत और हमारी कैफियत को भी बता दिया है। बिल्कुल। हमारी हालत को देखते हुए हमें ये महसूस होने लगा है कि यकीनन ठगने और गटर में जाने की बातें, ये लफ्ज थोड़े से कड़वे हैं और बहुत सख्त हैं, लेकिन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें कही हैं उसमें कड़वाहट जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई दिखती है। पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम मुल्क में किए हों, लेकिन मुसलमानों के तई जो काम हुआ है सिर्फ दिखावा और छल हुआ है। उसकी असल वजह यह हो जाती है कि मुसलमान की जो माईशत थी वो माईशत बर्बाद हो गई, उनका जो सियासी रुझान था, सियासी पहलू था, उसको खत्म कर दिया गया। उनको जो सोशल तौर पे आगे बढ़ना चाहिए था उसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। ऐसी सूरत में बैंक में जो नौकरियों की तादाद थी हमारी वो खत्म कर दी गई। हर जगह पर हमें कहीं ना कहीं हमारा इस्तेसाल हुआ, हमारी जिस्म, हमारी सेहत, हमारे ज़हन के साथ खेला गया, और कहीं ना कहीं हमारे तौर पर मुसलमानों को उसकी आबरूरेजी भी हुई, उसका कत्ल भी हुआ। ये सब कुछ हमने देखा और हमारे खून उसी गटर में बहते हुए दिखाई दिए जिस गटर का तस्करा जनाब नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज कैफियत हमारी ये है, अगर हम ये बात कहेंगे तो किसी को बुरा लगेगा, लेकिन ठीक है, नरेंद्र मोदी के इन 5 साल इख्तिदार में क्या क्या हो रहा है वो आपके सामने भी हमारे सामने भी है। अगर इस चीज को सुधारने के लिए कोई तरकीब हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास हो और उस तरकीब पर अमल भी किया जाए, तरकीबें चूंकि कई एक आ रही हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नई तरकीबें, नई स्कीमें लाई जा रही हैं, लेकिन वो अमली तौर पर उस पर काम नहीं हो पा रहा है। मुफ्ती ज़ियाई साहब, मंजूर ज़ियाई साहब, पीएम मोदी ने जो अपनी तकरीर में कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों की मुभराई की है, कांग्रेस ने मुसलमानों को बहुत ठगा है, आजादी के बाद से ही मुसलमान ठगे गए, इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आती है?
ये मुझे तो इसमें 100% सच्चाई नजर आती है, और सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी के हर उस शख्स को दिखाई देती है, क्योंकि हमारा फ्यूचर छीना गया, हमारे बच्चों को जेलों में कैद कर दिया गया, हमारे सियासी जो पहलू है आने वाले दिनों में हम जब सियासियात पर आगे बढ़ना चाहते थे वहां हमें खत्म कर दिया गया, हमारी जो इख्तदारी हालात थी, जब हमारी जिसे हम कहते हैं कि हमारी क़यादत थी, हमारी क़यादत छीन ली गई, हमारी सियासत छीन ली गई, हमारी माशत छीन ली गई। ये सब कुछ हमारा छीना है किसने? सही मानों में कांग्रेस ने छीना है। अगर आज हमें याद आता है मोदी जी याद दिलावें तो ये याद दिलाना नहीं होगा, बल्कि हमारा जमीर भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि कांग्रेस ने हमारे साथ इस्तेसाल किया है और हमें गटर जैसी कीड़े जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया है और उस गंदे नालियों में हमें धकेल दिया है जहां के लिए हम बने नहीं थे। हमारा जो मामला था इस मुल्क के साथ में वो बहुत बेहतर था, लेकिन जो हमारे साथ सौतेला सलूक हुआ है वो यकीनन ठगा गया है। लेकिन इसके साथ दूसरा पहलू भी दिखाई देता है अबू हुरैरा साहब, वो दूसरा पहलू यह है कि मोदी साहब अगर कह रहे हैं उन बातों को याद दिला रहे हैं और हमारे जिंदगी के पुराने हिस्से को कुरेद करके सामने ला रहे हैं, तो क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे या सिर्फ जमा खर्ची? नहीं, ये सवाल तो है, ये सवाल तो उठता है। मैं सलमान निजामी आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब, जो बातें हमारे दो पैनलिस्ट ने कही कि कहीं ना कहीं मुसलमानों की जो हालत है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और कांग्रेस की यही पोल पीएम मोदी ने ऐवान में खोल दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की पोल खोली है। वो चुनाव के वक्त जो है पूरी भाजपा मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश के तौर पे कब्रिस्तान और शमशान की बात करती है और पार्लियामेंट जब चुनाव जीतते हैं तब इनको मुसलमानों की याद आती है। ये एक हिपोक्रेसी और ये पॉलिटिकल एक वैक्यूम बना हुआ है कि जिस तरीके से रियल इश्यूज, मैं प्रधानमंत्री जी की पूरी स्पीच सुन रहा था, उसमें कहीं भी बेरोजगारी का जिक्र नहीं है, उसमें कहीं भी रोजगार का जिक्र है। या तो मुसलमानों का मुद्दा उठा रहे हैं या तो नेहरू और राजीव गांधी को गालियां देने का सिवा कुछ है नहीं। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया या नहीं किया। अब क्या आरिफ मोहम्मद खान साहब के साथ जो हुआ उस सच्चाई को भी छुपाएंगे आप सलमान निजामी साहब? सचर कमेटी की रिपोर्ट को भी आप छुपाएंगे? रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट है उससे भी आप छुपाएंगे? देखिए, रिपोर्ट जो है वो 5 साल में हमने ट्रिपल तलाक को अपोज नहीं किया, हमने सिर्फ ये भी कहा, अभी आपका डिबेट उसी पे है, उस पे हमने सिर्फ ये मुतालबा किया कि जो शख्स जेल 3 साल के लिए जाएगा उसके लिए क्या उसके लिए उसके घर का परिवार कैसे चलेगा। और दूसरी बात, ये शाहबानो केस को बार बार लाने वो बहुत पुरानी बात है। और आज जो मसला है हिंदुस्तान की सिचुएशन क्या है, आज माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रही है मोदी जी, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी जी? मुसलमानों को अपलिफ्टमेंट की बात क्यों नहीं करते हैं मोदी जी? मॉब लिंचिंग की बात क्यों नहीं करते हैं? अखलाक पहलू खान, सलमान निजामी साहब, कांग्रेस ने भी ये काम कहा किया? कांग्रेस के वक्त में ऐसा जुल्म नहीं था ना, ऐसा अत्याचार मुसलमानों पे नहीं था। अगर मुसलमानों पे जो जुल्म हुआ 5 साल, जिस तरीके से आज भी आप जंतर मंतर में वहीं से आया हूं, आज देखिए कि कितने मुसलमान और हिंदू और सिख ईसाई एक साथ खड़े हैं। आज मॉब लिंचिंग पे प्रदर्शन है, आज रोजगार पे बात नहीं चल रही है, आज इंसानों की जानें बचाने की बात चल रही है। पिछले 6 साल में मुसलमान जो है वो सिर्फ अपनी जान बचाने की कतार पे है कि ये सरकार जो है आज देखिए एक बेबुनियाद मुद्दा, जय श्री राम बोलिए। क्या हिंदू जो हैं हमारे भाई इस्लामिक कंट्रीज में नहीं रहते? क्या आपने देखा किसी मुल्क में ऐसा बर्ताव किसी भी कम्युनिटी के शख्स के साथ किया जाता है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमान जो है हिंदुस्तानी नहीं है? ये एक अटेंशन को डाइवर्ट करने का मोदी जी अंदर पार्लियामेंट में बैठ के मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जब चुनाव का मुद्दा आता है उस वक्त ये मुसलमानों के खिलाफ नीतू दबास जी, क्या वाकई में पीएम मोदी ने जो आईना कांग्रेस को दिखाया है उस आईने में खुद अपना चेहरा भी देखना चाहिए बीजेपी को? अबू जी, हम तो हर चेहरा अपना प्रत्येक दिन चेहरा देखते हैं और इस समाज में मुसलमानों के साथ क्या हुआ ये आईना देश को भी दिखा रहे हैं और कांग्रेस को भी दिखा रहे हैं। फलाई साहब ने और सलमान भाई ने बहुत आरोप लगाए और उन्होंने पहले मैं थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें रखी हैं तो मैं उन बातों का जवाब दे देती हूं। फलाई साहब ने एक डेटा रखा था, एक डेटा मैं भी उनके सामने रखती हूं कि 2012-13 तक और 11 तक का एनसीआरबी का डेटा चेक कर लीजिएगा। जो मॉब लिंचिंग का एजेंडा बार बार ये दिखा रहे हैं कि ये मोदी सरकार में ही हमले हो रहे हैं, तो एक बार जाकर आप डेटा चेक कर लीजिएगा। ये मॉब लिंचिंग हर वर्ग और हर धर्म के लोगों पर हुई है।
इसमें आप मुस्लिम स्पेसिफिक बार बार यहां पर बोलकर ये गलत जानकारी लोगों को ना दे कि ये इसी काल में हो रही है। दूसरी बात जो बार बार ये आप कह रहे हैं, फलाई साहब के अनुसार तो मुसलमान बहुत अच्छी अवस्था में है, तो क्यों आज ये बहस हो रही है कि सामाजिक राजनीतिक हर प्रकार से अगर हम मुसलमानों की बात करें तो क्यों ऐसी बार बार रिपोर्टें आती हैं जिसमें मुसलमानों को पिछड़ा दिखाया गया। कांग्रेस के समय ही सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने सर्वे कराया और उसके बारे में जितनी भी रिपोर्ट पे जो भी उन्होंने प्रावधान किए थे उस पर कोई बात नहीं हुई। उसके बाद रंगनाथ मिश्र कमेटी, जो कि शुरू में पहले वो रंगनाथ कमेटी बनी, उसके बाद उसकी रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की क्योंकि उसमें हालात और डेटा ऐसे दिखाए गए थे मुसलमान भाई बहनों के बारे में जो कि दिखा नहीं सकते थे। और उसको जब मीडिया ने छापा, मीडिया ने उस पर चर्चा की तो ये बाहर आई। सलमान भाई कह रहे थे कि शाह बानो का केस 1985 का बहुत पुराना हो गया। अगर भाई अगर पुराना हो ही जाता तो ऐसे हालात नहीं होने चाहिए थे कि 21वीं शताब्दी में हमें आज अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए, उनके एक सम्मानजनक जीवन के लिए आज हम यहां पर बैठकर बहस कर रहे होते कि 3 तलाक की जो ये प्रथा है, ये कुरीति है, उसको बंद किया जाए। अगर आप ये लोग बहुत समय पहले देखिए, एक शब्द है तुष्टीकरण, ब्रिटिश ने भारत में इसका इस्तेमाल किया और भारत की आजादी के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कि आओ डरो, अगर तुम्हें देखिए नीतू जी पीएम मोदी ने लाल किले से क्या कहा था, वोट दो। पीएम मोदी ने रेड फोर्ट से क्या कहा था कि किस सरकार ने क्या किया है उसे हमें नहीं देखना है, हमें आगे बढ़ना है, सुना है, हमें आगे बढ़ना है, मुसलमानों के लिए कुछ करना है, तो उस पर बयानबाजी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हमें आगे बढ़ना है। अबू जी मेरी बात पूरी रखनी दीजिए, मैंने सभी पैनलिस्टों को सुना, मैं अपनी उस बात पे भी आ रही हूं कि हमने क्या किया है। मैं सिर्फ आरोप नहीं, मैं सच्चाई दिखाकर फिर बात जवाब देती हूं। उनके पास यूनिफॉर्म सिविल कोड का समय था जब ये देश में एक न्याय कर सकते थे, नहीं किया। शाह बानो केस के समय पे उनके पास एक बहुत अच्छा समय आया था कांग्रेस का कि मुस्लिम बहनों के साथ वो न्याय करते, उन्होंने नहीं किया। आज ट्रिपल तलाक नहीं जी, देखिए आपकी सरकार के पास अब मोदी 2 है, मोदी 2 है, 5 साल निकल चुके हैं, फिर से 5 साल नीतू जी मिले हैं, मुसलमानों के लिए इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। सिर्फ हवाई बातें नहीं होनी चाहिए नीतू दबास जी, सिर्फ हवाई बातें नहीं होनी चाहिए, कुछ करके भी दिखाना चाहिए मुसलमानों के लिए। और बिल्कुल किया जा रहा है। जब सड़कें बनी, जी अबू जी मैं जवाब दे रही हूं, जब सड़कें बनी तो ये नहीं देखा गया कि किस क्षेत्र में सड़कें बन रही हैं, या किसी परिवार में अगर सिलेंडर पहुंचा है तो वो हिंदू का है कि मुसलमान को, नहीं देखा गया। अगर किसी के घर में बिजली का तार पहुंचा है तो ये नहीं देखा गया कि हिंदू है मुसलमान का। अगर 5 लाख तक की योजना, नहीं देखिए सड़कें और बिजली और तार से मत जोड़िए, मुस्लिम लीडरशिप की फिक्र नहीं है बीजेपी को, तो उसमें मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं उसकी फिक्र नहीं है। हम दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस ने आज तक किया क्या है। ताहिरा हसन साहिबा क्या वाकई में यही मुसलमानों का डेवलपमेंट, मुसलमानों की तरक्की, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है कि सबके घर में सिलेंडर पहुंच गए, सड़कें मजबूत हो गई, आपने मुस्लिम उम्मीदवारों को इलेक्शन में मौका नहीं दिया, मुस्लिम चेहरों को आपने इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं बनाया, क्या यही सबका साथ सबका विकास है? बिल्कुल। देखिए अबू हुरैरा भाई, देखिए सबसे बड़े लोकतंत्र पे जिसपे हम फख्र करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, वहां भाजपा को, जो नेशनल पार्टी है, मुस्लिम्स को भी टिकट देना चाहिए था। अगर आप उनकी फलाह बहबूद चाहते हैं तो उनको भी लाइए ना संसद में। और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक के लिए सबसे ज्यादा मैं लड़ी हूं और आज तक लड़ रही हूं कि 3 तलाक खत्म हो जाना चाहिए, जैसा हमारे सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ खड़ा हुआ है, एक कानून बने। लेकिन हमारी ये बीजेपी की बहन ये बताएंगी कि जो लिंचिंग में हमारे लोग मर रहे हैं, वहां जैसे तबरेज की अभी 1 महीना ब्याही बीवी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, वो सब बेवा हो रही है, उनका कौन करेगा भाई? सही। उनके बारे में सोचिए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा गाइडलाइन दिया है, उस पर कानून बनाने की बात है। सिर्फ मुस्लिम नहीं, दलित भी, और जो भी लिंचिंग हो रही है, देखिए जिसके साथ भी हो रही है इस देश का नागरिक है, तो उसके खिलाफ एक कानून बनना चाहिए। वो कानून हम उम्मीद करें कि उसमें बन के आएगा जिससे कि लिंचिंग रोकी जा सके। ये गैर इंसानी बात है। ये देश जो है वो गौतम का देश है, ये देश जो है वो रैदास का देश है, ये देश धरती जो है वो कबीर की धरती है, जो कहती है 2-2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम की बात करते हैं हम, प्यार की बात करने वाला ये देश है, तो वहां ये लिंचिंग को रोकना चाहिए। और दूसरी बात, एक बात मैं और कहूंगी कि सच्चर कमेटी
बड़ी कि मुसलमानों की हालत इतनी खराब है, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। जैसे मैंने आपके चैनल में इससे पहले कहा था, 4% आईपीएस, 3% आईएएस, 2% आईएफएस, 6% कांस्टेबल, 5% रेलवेज, 4% ट्रांसपोर्ट, 1% आपके जो है ये यूनिवर्सिटीज में। इतनी खराब हालत है तो उसके लिए कुछ बेहतरी करनी चाहिए थी, वो कांग्रेस ने नहीं की। फिर एक और झुंझुना बच गया, वो झुंझुना था रंगनाथ कमीशन, जिसको मैं सबसे मुकम्मल और सबसे उम्दा रिकमेंडेशन मानती हूं, जो कहते हैं कि जहां पर डेंस मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है, जहां पे आपके मेहनत कश हैं, जरदोजी, चिकन वर्कर और ये कामदानी के काम करते हैं, वहां पे आप नवोदय के तर्ज पे स्कूल खोलिए। नवोदय के तर्ज पे मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दीजिए। 5वीं का बच्चा यासिर जिलानी जो बातें तमाम पैलेस ने कही, ताहिरा जी भी वही बातें कह रही हैं, सिर्फ हवाई बातें देखिए करने की जरूरत नहीं है। 5 साल आपने निकाल दिए, 5 साल आप बड़ी बड़ी बातें करते रहे, जिनका जिक्र मुफ्ती जियाई साहब ने भी किया और असद फलाही साहब ने भी किया। लेकिन अब मौका है तो अब सियासत इस पर नहीं होनी चाहिए। आप खुले मन के साथ मुसलमानों के साथ आइए, माइनॉरिटीज के साथ आइए। और जो बात ताहिरा जी ने कही कि एक तरफ तो आप भलाई की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ किस तरह से मासूमों का खून बह रहा है, क्या यही सबका विश्वास होगा? देखिए, मैंने सबको सुना बहुत ध्यान से। मुझे लगता है कि आप मुझे 1 मिनट तो देंगे कि मैं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। तमाम पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात रखी है। मैं मुफ्ती जियाई साहब को तो सलाम करूंगा, क्योंकि उन्होंने आज जो मुसलमानों की एग्जैक्टली पोजीशन है, उस पोजीशन को आपके सामने रखा है। मैं दूसरी पैनलिस्ट मोहतरमा जो हैं, जिन्होंने बातें तो बहुत अच्छी रखी, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग भूल जाते हैं कि जब आप तबरेज का नाम लेते हैं तो मथुरा के भरत यादव का भी नाम लिया करें, तब इंसानियत को आप बराबर कर पाएंगे। जब आप अलीमुद्दीन अंसारी की बात करते हैं तो केरला में संतोष का नाम लिया करें, जिसको इसी मॉब लिंचिंग का वो भी शिकार हुआ था। बंगाल की हालत आप देख रहे हैं, और किस तरह से वहां पे मॉब लिंचिंग, मैंने कहा किसी भी जात का हो, किसी भी जब आप बात करेंगे, अरे आपने नहीं कहा है, आपने अब देखिए, आपने आपको मैंने सुना, आप मुझे सुनिए, आपने अभी कहा भारत धरती है, तमाम बड़े महात्माओं का नाम लिया। अरे सुनिए तो सही, सुनने की मादा होनी चाहिए आपके अंदर। सुनिए, आपने कहा कि तमाम महात्माओं का देश है, आपने एक नाम भूल गई, इमाम हिंद भगवान राम की ये धरती है, ये रसखान की धरती है, ये ख्वाजा गरीब नवाज की धरती है। आप देखिए, जब सिलेक्टिव होंगी ना, तो आप इसी तरह का रिजल्ट सामने आएंगे। मैं इसके बाद, क्योंकि मैं पॉजिटिव बातें करने के लिए बैठा हूं, अबू हुरैरा साहब, मैं पॉजिटिव संदेश देना चाहता हूं। मैं आपके पिछले 4 डिबेट में जो ट्रिपल तलाक की रही, मैंने चारों डिबेट में शाबानों को शाबानों के कलंक को देखिए। अरे आप ताहिरा साहब पॉजिटिव होके सोचिए, आप सिर्फ एक तरफ से मत सोचा करिए, तब भारत तभी चलेगा जब मुफ्ती एक तरफ से नहीं। मैंने क्या सच्चर कमेटी के लिए कांग्रेस को नहीं कहा कि अब भारत बदलते भारत, और अरे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट किसने लागू नहीं होने दी? अरे किसने लागू नहीं होने दी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट? तो वही मैं कह रही, मैंने कांग्रेस को कहा, 2004 में जब कांग्रेस को कहा, 2005 में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन आप मैंने कांग्रेस को कहा कि आप लागू नहीं करा पाए। तब आप कहां छुपे बैठे थे? तब आप कहां छुपे बैठे थे? आप जब मैंने अभी भी कहा, कहीं नहीं छुपे बैठे थे। आप बात कही जा रही है, मुसलमानों की हालत गटर में है। सुना दीजिए, मैं चाहूंगा आप बढ़िए, आप खामोशी से सुनिए। और ये देखिए, ये इंसानियत से जुड़ा हुआ मामला है, इसको धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है। और यासिर जिलानी साहब, ज्यादातर वाकयात एक खास तबके के लोगों के साथ हो रहे हैं, इस वजह से सवाल उठता है इस पर। यासिर जिलानी साहब, आप सिर्फ झारखंड की बात कर लीजिए, 18 वाकयात मुसलमानों के साथ हुए, 18 वारदातों में मुसलमानों का खून बहा है, इस वजह से इस पर सवाल उठता है। मैं करता हूं। आप एक बात समझ लीजिए कि मॉब लिंचिंग, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे वो कलकत्ता में हो, जो अपराधी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। और मैं जो भी बात आपके माध्यम से लोगों तक भेजता हूं, चाहे वो सरकार तक भेजता हूं, चाहे वो प्रशासन के तरफ भेजता हूं, लोग सुनते हैं और कार्रवाई होती है। उसका एग्जाम्पल शाहबानों को आज हमारे वजीर आजम ने जिस तरह के अपने बयान में दर्ज कराया है, जो शाहबानों का कलंक
पिछले एक हफ्ते में 4 डिबेट है, आप उठा के देखिए, चारों डिबेट में यासिर जिलानी ने शाहबानों को जरूर ध्यान कराया है लोगों को। मैं आना चाहता हूं कि फलाह और बहबूद पे क्या काम कर रही है सरकार। मैं बिल्कुल योजनाओं पे नहीं जाऊंगा जो मोदी वन की योजनाएं हैं, जिसको हमारी बहन नीतू डबास ने क्लियर बताया है। मैं वो बात कहना चाहता हूं जो 15 दिन की इस सरकार ने सेंट्रल हॉल से मुसलमानों को डायरेक्ट इन्वॉल्व करके बात रखी है वजीर आजम ने, और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आया है? 5 करोड़ छात्रवृत्ति छात्र छात्राओं को सरकार देने जा रही है। अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो मुझे लगता है आपका दिमागी दिवालियापन हो गया है। जो लोग नहीं मानेंगे, मैं इसको वाजे कर दूं, 5। और आप देखिए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के जो कार्यक्रम है, चाहे वो सीखो और कमाओ, हुनर, उस्ताद, नई रोशनी, नई मंजिल, आप जाके पता तो करें। आप सिर्फ टीवी चैनल पे आके स्टूडियो में बैठ के उसको क्रिटिसाइज करने के लिए तमाम जगहों पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को उससे लाभ हो रहा है, जिन लोगों को फायदा हो रहा है, ठीक है। मैं मुफ्ती जिया साहब का रिएक्शन ले लेता हूं, मुझे ब्रेक पर जाना है। मुफ्ती जिया साहब का रिएक्शन। यासिर बात हो गई आपकी, यासिर जिलानी बात हो गई, यासिर जिलानी बात हो गई। मैंने बहुत टाइम दिया आपको, मैंने बहुत टाइम दिया। मुफ्ती जिया साहब आपका रिएक्शन, मुझे ब्रेक पर जाना है। ताहिरा साहिबा मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। मुफ्ती जिया साहब आपका रिएक्शन। मैं कहना चाहती हूं, मैंने कहा कि कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है सच्चर कमेटी इंप्लीमेंट न करने के लिए, और जिलानी साहब कह रहे कहां बैठे थे लोग। अरे तो मैं ताहिरा साहब आ रहा हूं, ताहिरा साहब, ताहिरा जी मैं आ रहा हूं, ताहिरा जी मैं आ रहा हूं। मेरे पास टाइम की कमी है। मैं मुफ्ती जिया साहब का रिएक्शन देता हूं। कोई और है? मुफ्ती जिया साहब, यासिर जिलानी बात हो गई, जब यासिर जिलानी बात हो गई, बात हो गई। देखिए बहुत अच्छी बात हो रही है, बहुत अच्छा सुकून से डिबेट चल रहा है। इसे बर्बाद मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए इसे। जिया साहब आपका रिएक्शन, मुझे ब्रेक पर जाना है। जिया साहब, अबू हुरैरा साहब, मैं तीन चीजों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा सरकार का, जिस सरकार ने इतने सारे वादे किए हैं। सबसे पहला है कि हमारी इकोनॉमी सही की जाए, हमारा एजुकेशन सिस्टम सही किया जाए और हमें तहफ्फुज फराहम किया जाए, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं मुसलमान के नाम पर जय श्री राम के नारे लगा के मारे जा रहे हैं, हमें जय हनुमान के नारे लगवाए जा रहे हैं हमसे जबरदस्ती। तो हमें सिक्योरिटी तहफ्फुज फराहम नहीं किया जा रहा, हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। हम मोदी सरकार से इस बारे में जरूर बात करते हैं और ये कहेंगे भी, हम उनसे कहते हैं और आपके माध्यम से उन तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि जनाबे वाला, आप हमारी सिक्योरिटी के बारे में क्या, तहफ्फुज के बारे में क्या सोचा आपने? उसका कोई मुसवदा आपके पास है, कोई प्लान उसके पास है? हमारे अजीज दोस्त ने कहा कि हम कई एक प्लान मुसलमानों के लिए ला रहे हैं, माइनॉरिटी कमीशन ने, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने बहुत सारे प्लान हमें दिए हैं, लेकिन तहफ्फुज वाला, फराहम करने वाला जो प्लान होना चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप अच्छा काम करेंगे हम आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन जहां पर आपने कुछ गलती की तो हम यहां पर क्रिटिसिज्म भी जरूर करेंगे और हम जरूर आपसे कहेंगे कि आप इस मरहले को सुधारिए। अगर आप नहीं सुधारेंगे तो आपका भी हाल उसी कांग्रेस की तरह होगा जिन्होंने हमें कीड़े में रखा था, हमें बिल्कुल जो 400 से 52 पर आ गए वही हाल होगा। जाहिर सी बात है कि अगर आप खुले दिल से नहीं आएंगे, सिर्फ हवाई बातें करते रहेंगे, अमली कदम नहीं उठाए जाएंगे, 400 से 52 पर आप भी आ जाएंगे। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। यासिर जिलानी, मुझे कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक से जब लौट कर आएंगे सभी मुसलमानों के हमदर्द नजर आते हैं, लेकिन मुसलमानों की जो हालत है वो आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत में मुसलमान जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर मुसलमानों का सच्चा हमदर्द है कौन। तो प्राइम डिबेट में आज हम इसी इशू पर बात कर रहे हैं कि आखिर मुल्क में मुसलमानों को सिक्योरिटी कैसे मिलेगी और आखिर मुसलमानों का सच्चा हमदर्द कौन है। क्या वाकई में जिस तरह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दूसरी सरकार आने के बाद लगातार मुसलमानों के इश्यूज पर वो फोकस कर रहे हैं, मुसलमानों के इश्यूज पर बात कर रहे हैं, क्या वाकई में मुसलमानों की जो हालत है उस पर अमली कदम भी यह सरकार उठाएगी? इसी पर हम फोकस कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं नीतू डबास जी आपके पास आना चाहूंगा। कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता है उसकी सरकार होती है। अब मुसलमानों की जो हालत है पिछले 5 सालों में जो मुसलमानों के साथ हुआ वो भी सामने है और जो हो रहा है वो भी नीतू जी सामने है। बड़ा सवाल गैस सिलेंडर, बिजली, तालीम, सेहत का नहीं है, सवाल मुसलमानों की सिक्योरिटी पर खड़ा है। नीतू जी, बिल्कुल अबू जी, सुरक्षा भी जरूरी है, वो अपने आप को महफूज महसूस करें ये भी जरूरी है, लेकिन उनका सर्वांगीण विकास हो, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएं और उनको अगर कोई समस्या आती है तो छात्रवृत्ति भी हो और बहनें भी हमारे समाज में उतनी भागीदारी करें जितना पुरुष भागीदारी करते हैं। ये तमाम मुद्दे हैं
जो हमारे इस अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जरूरी है। और लगातार मोदी जी ने, मैं अभी जो सिक्योरिटी का मुद्दा जो असद फलाही ने भी उठाया, मुफ्ती जियाई साहब ने उठाया, ताहिरा हसन साहिबा ने उठाया, सिक्योरिटी पर बात कीजिए। झारखंड, कोलकाता, राजस्थान, कहां पर इस तरह के वाकये नहीं हो रहे? आए दिन इस तरह के वाकये हो रहे। नीतू जी, आप एक तरफ तसल्ली तो दिलाएंगे पार्लियामेंट में और लोकसभा और राज्यसभा में, आप तसल्ली तो दिला सकते हैं। दुरुपयोग करके जैसे जिन भी लोगों ने हमला किया है, जी अबू जी, मैं बिल्कुल तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं और मैं किसी भी घटना को नकार नहीं रही हूं। भगवान श्री राम का और जय हनुमान का नाम जो है दुरुपयोग करके जो भी लोग इसके दोषी हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर होगी, निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। और इतना बता दीजिए नीतू जी कि 2014 से लेकर 2019 तक कितने अपराधियों को आपने सजा दिला दी? कितने अपराधियों को आपने सजा दिलाई? सबके सब बाहर हैं, सबके सब बाहर हैं। देखिए अबू रहरा साहब, ठीक है, मैं नीतू जी, हमले हुए हैं हिंदुओं पर भी, मसला क्या बन बात देख लीजिए। नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान में उसे नहीं बांटा जाना चाहिए। मसला क्या बन, इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। देखिए ये कमी हमारी है। अमेरिका से जो रिपोर्ट आई, इंटरनेशनल लेवल पर जो रिपोर्ट आई, वहां पर हमारे मुल्क की बदनामी हुई। हमले हो रहे हैं, इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। असद फलाही साहब, आप करिए। असद फलाही, मैं यासिर जी में आ रहा हूं, ताहिरा जी में आ रहा हूं, ताहिरा जी में आ रहा हूं। नीतू की बात हो रही है, असद फलाही साहब की रिपोर्ट की बात हुई है, बार बार यह बोला जाता है कि छोड़ा नहीं जाएगा, आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त और बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुझे जरा एक मिसाल बता दीजिए कि 2014 से लेकर 2019 आ गया, आज कितने ऐसे अपराधियों को जो लिंचिंग में मुलव्विस थे उनको सजा दी गई, एक को भी नहीं दी गई। यही तो वजह है कि उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ये हौसले क्यों बुलंद हो रहे हैं? ये हौसले बुलंद होने की वजह यह है कि इनके दिल में यह एहसास है कि हम कुछ भी करके गुजर जाए, कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, प्रशासन हमें सजा नहीं देने वाली, सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करने वाली, हम बाहर आ जाएंगे छूटकर। यही वजह है कि अभी तक एक भी अपराधी को सजा नहीं हुई। और इस तरह के तादाद जो लोगों, हादसात की तादाद जो बढ़ती जा रही है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि आप लोगों के दिलों में डर बनाने से बिल्कुल सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसी वजह से लगातार इस तरह के वाकये हो रहे हैं। ताहिरा जी, सवाल करने दीजिए। कानून का डर लोगों के दिलों से खत्म हो गया, क्या उसके दिलों में ये नहीं रहा कि अब हम किसी की हत्या कर देंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, वन बाय वन अपनी बात रख लीजिए। ये बहुत बड़ी, देखिए जी, देखिए मैं नीतू जी आ रहा हूँ, नीतू जी मैं आ रहा हूँ, नीतू जी मैं आ रहा हूँ। केरला का जिक्र किया, फलाही जी मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, फलाही जी 30 सेकंड में बात पूरी कर लीजिए, मैं आ रहा हूँ। ताहिरा जी मैं आ रहा हूँ, ताहिरा जी मैं आ रहा हूँ, वन बाय वन करके बात रखिए, एक एक करके, ताकि बात समझ में आए। अबू हुरैरा साहब, फलाही जी 30 सेकंड, चाहे वो जी हाँ बिल्कुल, चाहे वो संतोष हो, चाहे वो तबरेज हो, चाहे वो अलीमुद्दीन हो, चाहे वो किशोर हो या कोई भी हो, या अंकित हो, कोई भी, जितने भी लोग इस लिंचिंग में मारे गए, उन सारे लिंचिंग में मारे जाने वाले आरोपियों में से अब तक आपने कितनों को सजा दे दी? एक को भी आप सजा नहीं दे पाए, आप नाकाम हो गए सजा देने में। यह वो बहुत बड़ी वजह रही कि लोगों के दिलों से कानून का डर खत्म हो गया। अब उनके दिल में यह है कि हम भीड़ बनकर किसी को भी मार सकते हैं, कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। ठीक है ताहिरा जी, आपका रिएक्शन। मैं नीतू जी आ रहा हूं जी। ताहिरा जी, मेरा कहना है कि मॉब लिंचिंग में चाहे वो पुलिस वाला हो या हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, दलित हो, ये हमारे सबसे बड़े लोकतंत्र पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे असॉल्ट है। ये उसको वॉलेट करता है। ये देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन करते हैं वो फिक्रमंद है। जो हमारे सबसे बड़े लोकतंत्र पे यकीन करते हैं वो फिक्रमंद है कि इस तरह से कानून को कोई जंगल राज नहीं है। अगर आपको कोई शक और शुबा है, कुछ भी है, तो आप उसका FIR दर्ज कराएंगे। बिल्कुल कानून में हाथ लेने, बिल्कुल हाथ में कानून नहीं लिया जा सकता है। नीतू आप हाथ में ले रहे हैं। नीतू जी अब आप जवाब दे दीजिए। नीतू जी अब जवाब दे दीजिए। इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत नहीं करते। नीतू जी आखिर सख्त कदम कब उठाया जाएगा? इस तरह के वाकये कब रुकेंगे? देखिए डिबेट का मेरा टॉपिक कुछ और था, लेकिन हम कहीं और चले गए। आप इस पर जवाब दीजिए, फिर हम अपने टॉपिक पर ही लौट कर आते हैं। आप इस पर जवाब दीजिए, मैं अपने टॉपिक पर ही फिर लौट कर आऊंगा। नीतू जी, दिक्कत समस्या जब हो जाती है जब
मतलब हम इसको हिंदू मुसलमान करके देखना चाहते हैं। मैं तमाम ऐसे नाम यहाँ पर गिना सकती हूं। अभी विनीत त्यागी जो दिल्ली में घटना हुई थी वो हुआ, और इसके बाद अंकित सक्सेना का केस हुआ, उसके बाद मनर वारिया का केस हुआ, विदु जैन का केस हुआ, ध्रुव त्यागी का केस हुआ, दीतू महान का केस हुआ, सावन राठौड़ का केस हुआ, चंदन गुप्ता का केस हुआ। समस्या ये आती है कि हम जब मुस्लिम नहीं, देखिए इन लोगों से कोई मजहबी हाईलाइट होकर मीडिया में चर्चाएं होनी शुरू हो जाती है। हिंदू मुसलमान में मत बांटिए, आप इसे धर्म में मत बांट कर देखिए, इंसानियत से जुड़ा मसला है जी। मैंने अपनी बात से जुड़ा हुआ मसला है। अबू हुरैरा साहब अंकित का नाम लिया, संतोष का नाम लिया जो केरला में मारा गया, कलकत्ता में जो डॉक्टर के ऊपर हमला हुआ उसका जिक्र किया। ये सब चीजें नजर नहीं आएंगी, कमरे बना देंगे। हमले इस प्रकार के केरला में भी हो रहे हैं। ठीक है, मैं यासिर जिलानी, देखिए हम लोग डिबेट से हट गए, और जाहिर सी बात है कि ये इशू बहुत हसास है, बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, बहुत इम्पोर्टेंट मामला है, बहुत अहम मामला है, इस वजह से हम इस पर चले आए। लेकिन यासिर जिलानी साहब, अगर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को या बीजेपी सरकार को मुसलमानों की इतनी फिक्र है, क्या वाकई में रिजर्वेशन की बात जो असदुद्दीन अवैसी ने उठाई है, क्या उस पर यह सरकार सोचेगी? मुसलमानों का पिछड़ापन जो उसे खत्म किया जाएगा? देखिए अबू हुरैरा साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, आज भी जो भी जिस प्रकार मुसलमान है जो नीतू जी आ रहा हूं, नीतू जी आपकी बात हो गई, नीतू जी बात हो गई, मैं आऊंगा जी। यासिर जिलानी काम करना शुरू कर दिया है। अगर इस प्रकार की रिपोर्ट जो पिछड़े मुसलमान हैं, जो छोटी कास्ट के मुसलमान हैं, अलग अलग रियासतों में उनको आरक्षण का प्रावधान है। ये अभी से नहीं है, ये कई इस प्रकार की कोई योजना नहीं है कि सेलेक्टिव हो गए क्योंकि वो मुसलमान है। नीतू जी बात आपकी हो चुकी है, नीतू जी बात आपने अपनी रख दी है, नीतू जी बात हो गई, तो वो भी निश्चित नीतू जी अब सुन लीजिए, दूसरे को मौका देने दीजिए। नीतू जी प्लीज सुन लीजिए। यासिर जिलानी, मोदी जी का समय, यासिर जिलानी, यहाँ पर वो सब काम हो रहे हैं जिस पर आज तक इस देश में चर्चाएं होती रही। नीतू जी बात आपकी हो गई, ठीक है, आपकी बात हो गई। क्या होना चाहिए उस पर काम हो रहे हैं, उस पर हाँ, लेकिन पिछले 5 साल में जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। पिछले 5 साल में जो काम हुआ है उससे एक तरह से मुत्तफिक नहीं है मुल्क के मुसलमान, मुल्क के माइनॉरिटी। ठीक है यासिर जिलानी साहब, कैसे माना जाए? पिछला 5 साल तो हम लोगों ने देखा है। जी, मेरा आपका जो सवाल था आरक्षण का जो सवाल, देखिए आरक्षण का जो सवाल था उसमें मैं आपको बता दूं कि तमाम भारत के अलग अलग रियासतों में जो पिछड़ी जाति के मुसलमान हैं उनको आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। वो अलग अलग राज्य अपने तरीके से देते हैं। ये जो शगुफा ओवैसी साहब ने आज पार्लियामेंट में छोड़ा है, ये वही शगुफा है जिससे मुसलमान और पिछड़ेपन में चला जाए और हाशिए पे चला जाए। ये मुसलमानों के फलाह और बहबूद की बात कभी सोच नहीं सकते। कहां से आप ये शगुफा लेके आए कि आरक्षण दे दीजिए? अरे आपने मुसलमानों की हालात पिछले 70 सालों से जिन्होंने खराब करी उससे आपने सवाल नहीं किया, जिन्होंने सच्चर कमेटी लागू नहीं करी उससे सवाल नहीं किया। सच्चर कमेटी की चर्चा जरूर करते हैं, रंगनाथन कमेटी की चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन ये नहीं पूछा कि तुम्हारी सरकारें रही, तुम्हारे पास ताकत रही, तुमने क्यों नहीं किया? ये नहीं पूछेंगे, क्योंकि देखिए इन लोगों के पास मुद्दा खत्म हो चुका है। उन्हें लगता है कि मुसलमान अगर उनके पॉकेट से निकल गया, जो निकल चुका है, जो इस वक्त रिजल्ट आया है भारत के अंदर, और जिस तरीके से मुसलमानों ने जो इस वक्त की सत्ता में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ अपना विश्वास जताया है, उनको वोट किया है, उससे इन जैसे लोगों को जो ठेकेदार बने हुए, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, जो ठेकेदार बने हुए थे उनकी दुकानें लगती हैं अब बंद हो जाएंगी। देखिए अब इंसाफ की बात आपको करनी होगी। आपको मुसलमानों को जो अपलिफ्टमेंट की बात अब हो रही है उसकी तरफ से देखना होगा। मदरसा आधुनिकीकरण की बात कब आई थी? 1996 में आई थी। कौन किसके सामने आई थी? उस वक्त के एक मिनिस्टर थे जिनकी वापसगी अलीगढ़ जैसे इदारे से थी, फातमी साहब। कुछ नहीं कर पाए, वो फाइल उनके टेबल पे पड़ी रही और उनका टेन्योर खत्म हो गया क्योंकि उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी, वो काम नहीं करना चाहते थे, वो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। अगर उसी वक्त यासिर जिलानी, आज मदरसों के टीचरों को तनख्वाह कहां टाइम पर मिल रही है? यासिर जिलानी सुन लीजिए, आपको मैं उसमें कह रहा हूं, मदरसे के कुछ पैनलिस्ट ने यह कहा कि मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। मुसलमानों को टिकट देना
सुन लीजिए, आपको मैं बता दूं, कुछ पैनलिस्ट ने कहा कि मुसलमानों को, मैं आ रहा हूं अलीगढ़ पे, पहले अपनी बात रख दूं, कि मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। ना दे टिकट, टिकट दिलाते और राज्यसभा और विधानसभा के लालच में मुसलमानों को भिखारी बना दिया। इस सोच ने हमेशा से ये लालच रही कि इन्हें विधानसभा भेज देंगे, इन्हें राज्यसभा भेज देंगे, इन्हें लोकसभा लड़ा देंगे, और उसी की वजह से मुसलमान आज हाशिए पे जीरो, अपने बच्चों के हाथ में कटोरे देके खड़ा है। ये हालत है। लेकिन यासिर जिलानी, मेरे सवाल का जवाब यासिर जिलानी साहब, किस किस की रिपोर्ट यासिर जिलानी साहब जी, यासिर जिलानी अबू हुरैरा साहब मुसलमानों के जिस मुबराई की बात आप इदारों से मुसलमान पढ़ लिख के निकल रहे हैं, वही मुबराई तो बीजेपी कर रही है। नहीं कर रही है, नहीं, सुन लीजिए, कर रही है। और क्या हकीकत में उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सरकार की योजनाएं उन तक पहुंच रही, ये इनको दिखाई नहीं देगा। इन्होंने जो वो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का चश्मा लगा रखा है, ये उतारेंगे नहीं। ये नहीं चाहेंगे कि जो गरीब मुसलमान है वो मेन स्ट्रीम में आ जाए, जो गरीब मुसलमान है वो IAS IPS बन जाए, जो गरीब मुसलमान है वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। वही गरीब मुसलमान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल रहा है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पढ़ के निकल रहा है, जिसके अकलियती किरदार पर इन्होंने हल्फनामा दायर कर दिया है कि ये अकलियती इनका कैरेक्टर और स्टेटस छीन लिया जाए। बल्कि होना तो ये चाहिए था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसी कम से कम 50 और यूनिवर्सिटीज बना देनी चाहिए, ताकि मुसलमान की तादाद, पढ़ने वालों की तादाद जानकारी है इनको। मुसलमानों के पास इदारे नहीं है, अपने तालीमी इदारे और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन महंगे क्यों बढ़ा दिया था, क्यों नहीं सैयद अहमद खां पैदा कर दिया 70 सालों में, तो कौन करेगा? ये देखिए, यही देखिए, मतलब हर कोई जो है दूसरे, अरे भाई हम आप ये बताइए कि आप हल्फनामा वापस ले लेंगे? जो माइनॉरिटी स्टेटस छीनने की कोशिश की जा रही है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की, क्या ये हल्फनामा वापस ले लिया जाएगा? बिना तर्क का मैं कोई जवाब नहीं देता हूं, ना मैं इनका कोई जवाब देना चाहता हूं। ये तर्कहीन बातें करते हैं। ये एक नहीं यासिर जिलानी इसमें देखिए कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि यही सरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कैरेक्टर को लेकर सवाल खड़े करती है। अबू जी, सवाल तो खड़े करती है ये सरकार। जवाब देना चाहती हूँ, ये बैठकर हम यहाँ पर अपना जो एजेंडा चला रहे हैं वो एजेंडा चलाना बंद करें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बात उठा रहे हैं वो अल्पसंख्यक दर्जे के अंदर आती अभी आप जिस रिजर्वेशन की बात कर रहे थे ना, जिसकी असद, ठीक है, मैं सलमान निजामी आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब, क्या वाकई में कांग्रेस का जो नुकसान हुआ है आज, जहां कांग्रेस जिस मोड़ पर खड़ी है, क्या सिर्फ उसने मुसलमानों की मुभराई की जिसकी वजह से कांग्रेस को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस से मुसलमान दूर हैं। जहां जहां आपने देखा मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स थी, वहां कांग्रेस ने जीत हासिल की है। और ये धर्म की राजनीति मुझे समझ नहीं आता कि बार बार मजहब को बीच में क्यों लाया जाता है, मुसलमानों को क्यों बलि का बकरा बनाया जाता है। सरकार की जब भी नाकामियां सामने आती हैं, कांग्रेस तो बनाती हमने बिहार में देखा कत्लेआम हुआ, मुसलमानों को बलि का बकरा नहीं, कैसे बलि का बकरा बनाए? कांग्रेस के दौर में इंसाफ मिलता था, कांग्रेस के दौर में ऐसा जुल्म नहीं था, कांग्रेस के दौर में इस कदर जो मॉब लिंचिंग नहीं होती है। देखिए ये विरोध तो तब करते थे। ये मुसलमानों के हक पे जो कांग्रेस इनिशिएटिव लेती थी, यही भाजपा वाले तब विरोध करते थे और इन भाजपा वालों ने तब विरोध किया। और आज ये मुसलमानों के हमदर्द इसलिए बन रहे हैं कि जमीनी सतह पर मुसलमानों को कत्लेआम हो और पार्लियामेंट में मुसलमानों की हमदर्दी दिखाई जाए। ये हिपोक्रेट लोग हैं। इनका डबल स्टैंडर्ड आप देखिए कि ये बोलते हैं कि शमशान और भैया इन्होंने सलमान निजामी हमारा कोई आतंकवादी पार्लियामेंट में नहीं भेजा हमने। जो मुसलमान के खिलाफ बोलता है एक एक करके बात कर लीजिए। देखिए टाइम कम है, अब इन्होंने टाइम कम है, वाइंड अप करना है। उससे पहले लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। एक एक करके देखिए, मुसलमानों के इशू पर बहुत हसास मामला है। आजादी के बाद से ही मुसलमान परेशान हैं। जो उनकी हालत है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट या सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने सच्चाई मुसलमानों की बता दी है। इस पर, इस तरह के मामलों पर लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, सच्चे दिल के साथ इस सरकार को भी आना होगा। मैं मंजूर जियाई साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। बिल्कुल मंजूर जियाई साहब, सवाल ये उठ रहा है
कि सब हमदर्द हैं मुसलमानों के इस मुल्क में, लेकिन मुसलमानों की जो हालत है वो आप देख रहे हैं, उसकी तर्जुमानी आपने खुद की है। सवाल ये उठता है कि सच्चा हमदर्द हम किसे माने मुसलमानों का? अबू हुरैरा साहब, बहुत ही खूबसूरत सवाल है और मैं आपको बता दूं मेरे जो फिक्र है, और मैं अपनी फिक्र को अगर अपने आपके व्यूअर के सामने रखूं, वो ये है कि आज खुद भी मुसलमान भी अपना खुद का हमदर्द नहीं रहा। मुसलमानों ने अपनी हमदर्दी के बारे में नहीं सोचा, हमदर्दी की उम्मीदें रखा पिछले 70 साल तक कांग्रेस से, लेकिन 70 सालों में मुसलमानों को हमदर्दी नहीं मिल पाई जिसकी तवक्का इन्होंने किया था। और बात रही मिस्टर मोदी साहब की, तो पिछले साल में जो कुछ भी हुआ वो हुआ, लेकिन इस साल भी 20 से 25% मुसलमानों ने इनसे हमदर्दी की उम्मीदें रखी हैं और आज पूरा मुल्क इनसे हमदर्दी की उम्मीद रखता है, क्योंकि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जब हमसे हमदर्दी की उम्मीद जरूर रखेंगे, क्योंकि रूलिंग पार्टी से हमदर्दी नहीं रखी जाए तो किससे रखी जाए, उम्मीद हम जरूर इनसे रखेंगे, लेकिन अगर हमारी तवक्कात पर ये खरे नहीं उतरेंगे हम भी इन्हें जवाब देंगे। लेकिन आज हम इनसे उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे बारे में भला सोचें। हमारे मुसलमान कौम जो जिल्लत की रुसवाई की दोहरी जिंदगी जी रहा है, कम से कम इस रुसवाई से बाहर आ सके और अपने इकोनॉमी को, अपने एजुकेशन सिस्टम को और अपने तहफ्फुज़ फराहम करने को ये यकीनी बनाया जा सके। अगर ये यकीनी बनाया जाएगा तो इसे हमदर्दी समझा जाएगा। बिल्कुल, इन्हें हमदर्दी समझा जाएगा और ये वाकई में सकेंगे जिस तरह से लगातार हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब नरेंद्र मोदी साहब लगातार वादा कर रहे हैं, लगातार मुसलमानों को लेकर एक खुले दिल से वो आए हैं। दूसरी सरकार में वज़ीर-ए-आज़म साहब एक खुला दिल लेकर मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए आए। क्या उन पर भरोसा किया जाना चाहिए? क्या इस सरकार पर भरोसा किया जाना चाहिए कि मुसलमानों के लिए एक्शन में नजर आएगी ये सरकार? देखिए मदरसे के लिए जो स्कीम लाए हैं ये अच्छी स्कीम है। हमने बराबर कहा कि मॉडर्नाइजेशन हो, अगर ये मॉडर्नाइजेशन हो जाता है, एजुकेशन उन मार्जिनलाइज मुसलमानों को मिलता है तो बेहतर है। लेकिन मुझे लगता है जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वो नीचे आते आते इंप्लीमेंट ठीक से नहीं होता। आप जबान भी देखिए प्राइम मिनिस्टर की कितनी नर्म जबान होती है और नीचे आते आते वो पूरा एक फरमान की तरह जारी हो जाती है। मुझे लगता है ये भी देखना चाहिए पीएम को कि जो लोग उनके साथ जुड़े हैं उनकी जुबान कैसी है, वो बात कैसे करते हैं माइनॉरिटी से या और लोगों से। अगर प्राइम मिनिस्टर नरमी से बात करते हैं और कहते हैं कि वो लोग जो ऊंचा ऊंचा देखते थे जमीन से हट गए थे, असद फलाई साहब मैं 10 सेकंड में आपसे भी रिएक्शन लूंगा। मुसलमानों के मुकद्दर में जो लॉलीपॉप है क्या उसका दौर खत्म होगा? जिस तरह से यकीन दिला रही है सरकार, बात करने लॉलीपॉप का दौर खत्म होगा मुसलमानों के मुकद्दर से? देखिए मैं दो चीजें यहाँ कहना चाहूंगा अबू हुरैरा साहब। जब 1991 में न्यू इंपीरियलिज्म, न्यू लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, जब हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, उसके बाद हमारी इकॉनमी बूम करी और उस बूम में हर कोई आया, उसी में मुसलमानों की भी हालत बहुत बेहतर हुई। लेकिन आज जो हम कंसर्न शो कर रहे हैं वो ये है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कुछ यूनिवर्सिटीज बना दी जाएं, जैसे अलीगढ़ है, जामिया मिल्लिया है, हमदर्द है, ऐसी कम से कम और यूनिवर्सिटीज मैं चाहूंगा केंद्र सरकार से, जो मरकज में सरकार है, कि वो मुसलमानों के इलाकों में बना दे ताकि मुसलमान पढ़ लिख कर वहां से निकल जाए। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है, बहुत ज्यादा मौका है सरकार के पास है मुसलमानों के आंसू पोंछने का, जिस पर एक्शन में सरकार को नजर आना चाहिए। ज़किया जाफरी को भी इंसाफ मिलना चाहिए। गुजरात 2002 के गंदे की दंगे जो हुए थे, मोदी जी को उनकी बात भी करनी चाहिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट से नीतू जी अभी इंसाफ नहीं मिला। इनको शाहबानो याद है लेकिन ज़किया जाफरी याद नहीं है। सलमान जी बात होगी, ठीक है आपने बात रखी। सरकार आपकी थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त दिलवाया क्यों नहीं? उन मुद्दों पर काम जी मैं अबू जी मुझे मेरी बात रखने सलमान भाई, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम। ठीक है जी नीतू जी अपनी बात रखिए। सालों में इस देश में मुसलमानों के लिए बात की गई है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। 2014 से लेकर तमाम योजनाओं में जो है मुसलमानों को शामिल किया है। और आज के समय में कह सकती हूँ कि क्यों हम सिर्फ सेलेक्टिव यूनिवर्सिटीज की बात करते, क्यों हम सिर्फ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े, मैं इसकी नहीं। देखिए रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सच्चर कमेटी रिपोर्ट, जो इस तरह की रिपोर्टें आई हैं जो मुसलमानों की हकीकत है, उसे देख के भी ये बात कही जा रही है। नीतू जी जरूरत पड़ती है वो इस देश और समाज के साथ मेन स्ट्रीम में जुड़े और उनको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से जोड़ने के लिए मोदी जी द्वारा तमाम योजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। बिल्कुल, और सिक्योरिटी पर भी बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। लिंचिंग जैसे वाकयात पर कानून भी बनाया जाए। नीतू जी सरकार के साथ
लिंचिंग जैसे वाकयात, वहां चाहे तबरेज अंसारी हो या संतोष हो, चाहे भरत हो या पहलू खान हो, सबकी जान कीमती है, इंसानियत से जुड़ा हुआ मसला है। इस पर कानून बनाना चाहिए सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल अबू जी, मैं इस बात को नकार ही नहीं रही हूं कि जो भी लोग दोषी हैं, अगर आप बार बार मॉब लिंचिंग की बात को लेकर आ रहे हैं तो मैंने पहले भी ये जवाब दिया है कि जिस प्रकार के अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सरकार की कहनी और कथनी में फर्क तो नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब बहुत फोकस कर रहे हैं, बहुत मुस्बत है, और मुसलमान भी उन्हें एक बड़ी निगाह से एक तरह से देख रहे हैं कि अब कोई वाकई में क्या एक नया हमदर्द, क्या मुसलमानों के जो आंसू है वो पोंछे जाएंगे, क्या वाकई में मुसलमानों के लिए हक की बात होगी, और वाकई में अब एक्शन में मुसलमानों की जो हालत है उस पर एक्शन में सरकार नजर आएगी। यह देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी पूरे 5 साल इस सरकार के पास बचे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए नीतू दबास जी, यासिर जिलानी साहब, असद खान फलाही साहब, मंजूर जियाई साहब, ताहिरा हसन जी और सलमान निजामी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए।